नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग। मुस्कान 8 बज चुके हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आज आप लखनऊ में हैं। हालांकि आप ही मुस्कुरा सकते हैं जो टीवी के बाहर बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। लखनऊ में अगर आप आइए तो वही मुस्कुरा सकता है जो यहां बाहर से आया हो। जो लखनऊ में रहता है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास फिलहाल कोई वजह नहीं है मुस्कुराने की, क्योंकि जिस तरीके का यहां राजनीतिक दंगल चल रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाले सवाल को लेकर के, वो अब अपने चरम पर है। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ दे दूं आपको आज क्या कुछ हुआ है। आज मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे, न पार्टी का नाम जाने देंगे, न चुनाव चिन्ह साइकिल जाने देंगे। वहीं अखिलेश के समर्थकों ने कहा कि राम गोपाल यादव ही विलेन है। ऐसी अखिलेश समर्थकों की तरफ से आज आवाज आई। भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी साहब के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ओम माथुर ने कहा कोई चेहरा नहीं है, हर कार्यकर्ता यहां पर हमारा चेहरा है, किसी एक चेहरे पर वोटिंग नहीं होगी, न चुनाव लड़ा जाएगा। आज बीएसपी के लिए भी दिन अच्छा नहीं रहा। नरेंद्र कश्यप जो कि मायावती के करीबी हुआ करते थे वो शामिल हो गए बीजेपी में। तो आइए चलिए चुनावी दंगल की शुरुआत करते हैं। बहुत ही गणमान्य मेहमान हमारे साथ हैं आज लखनऊ में। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से और गौरव भाटिया जी हमारे पास समाजवादी पार्टी से हैं। और लखनऊ की जनता, लखनऊ की सुधी जनता हमारे साथ है। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और गौरव भाटिया जी, एक व्हाट्सएप पर, सोशल साइट्स पर एक जोक चल रहा है, मैं आपको सुना देता हूं, पढ़ा आपने भी होगा कि इतिहास गवाह है कि जब जब बेटे ने बाप से साइकिल मांगी है उसे देनी पड़ी है। आज मुलायम सिंह ने भी यही फैसला किया कि चलिए सब अखिलेश के साथ ही रहेगा, सिवाय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मेरे पास रहे। लेकिन दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है, अंदर के लोग ये बता रहे हैं। माइक ले लीजिए। सबसे पहले ये जरूर कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी में एक ऐसा नेता है जो हृदय से बहुत बड़ा है। और ये केवल अखिलेश यादव जी के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लीडर और विभिन्न पार्टियों से भी लोग ये बात उनकी जानते हैं। और उन्होंने अखिलेश यादव जी में नेतृत्व क्षमता देखी, उन्होंने मेहनत देखी और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया 2012 में। मैं समझता हूं राजनीति में और किसी भी पार्टी में ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपनी बात रख सके, अपनी विचारधारा को रख सके और तभी आगे बढ़ें। बहुजन समाज पार्टी भी है, वहां पे लीडर को सांस लेने से पहले भी पूछना पड़ता है, बहन जी लूं या ना लूं। तो मैं समझता हूं कि अगर यहां पे कोई मतभेद है तो ये साफ दर्शाता है कि किन्हीं बिंदुओं पे दो विचारधारा है और उसका मिलन करना मुलायम सिंह यादव जी को आता है। और अखिलेश यादव जी के बारे में भी मैं बता दूं, मैंने दोनों नेताओं के साथ बहुत निकट तौर से काम किया है और अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी का पिता होने के नाते भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी पूरा पूरा सम्मान करते हैं, उनकी बात कभी नहीं काटी। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बात बांटना चाहूंगा सभी से, हर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। और हमें राम कोई गोपाल के, हाँ जी, सिवाय शिवपाल जी और रामगोपाल जी के, सब ये चाहते हैं पार्टी एकजुट रहे। नहीं ऐसा नहीं है। परिस्थितियां जो हैं कुछ करवाती हैं, आपकी अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी विचारधारा है। लेकिन मैंने दो नाम लिए, मुलायम सिंह यादव जी का और श्री अखिलेश यादव जी का, और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 2017 का चुनाव जो है एकजुट होकर लड़ेंगे और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, झगड़ा बढ़ता जा रहा है समाजवादी पार्टी का, और जितना इनका झगड़ा बढ़ेगा उतना फायदा आपका होगा। देखिए ऐसा है, हम किसी झगड़े से फायदा उठाने की फिराक में नहीं रहते, हम तो विकास और सकारात्मक मुद्दों पर वोट चाहते हैं। अभी गौरव जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी बहुत विशाल हृदय के नेता थे, जोड़ना जानते हैं। पर मैं कहता हूं हाँ, 1989 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो समाजवादी नेता थे, मजदूर किसान सबके नेता थे, पर वो जोड़ना जानते हैं, बांटना जानते हैं। पहले बांटा, अपने को संकुचित किया और एक वर्ग के नेता बने, फिर और बांटा और संकुचित किया, एक जाति के नेता बने, और जब सत्ता देने की बात आई तो और बांटा और संकुचित किया, एक परिवार के नेता बने, और बांटते बांटते आज हालात रह गई कि तय नहीं कि भाई के नेता की बेटे के नेता। मैं जवाब दे दूं। दूसरी बात, उनकी बात पूरी, एक बात और, देखिए ऐसा है कि आज जो कुछ लखनऊ में घटित हो रहा है समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में, उसके लिए राजनीति का एक बड़ा ही जिसे कहना चाहिए कुख्यात सिद्धांत है, देयर इज नो किनशिप इन द किंगशिप। यानी राजकाज में कोई नाता नहीं होता,
ना कोई बाप, ना कोई बेटा, ना कोई भाई, ना कोई भतीजा। वही कुछ नजर आ रहा है। दुर्भाग्य से यह सिद्धांत, जानते हैं इतिहासकारों ने किसके लिए एट्रीब्यूट किया था? यह सिद्धांत औरंगजेब के लिए एट्रीब्यूट किया गया था। और मेरी जानकारी है कि एक यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर भी निकली थी, कुछ ऐसी ही बात मुलायम सिंह जी ने कही थी। अब देखिए, मैं एक और बात कहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी की रैली में क्या कहा? 14 वर्ष का विकास का वनवास समाप्त होगा और उत्तर प्रदेश में विकास लौटेगा। जैसे ही हम 14 वर्ष की वनवास की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? भगवान राम का चरित्र। मुलायम सिंह जी क्या बोलते थे? अरे 10 नहीं 40 भी मर जाते तो कोई बात नहीं थी। कहां से जोड़ा? बाबर से। तो फिर क्या हुआ? उस ढंग की चीजें आ रही हैं कि वो खुद ही कह रहे हैं कि साहब मेरा बेटा कैसा हो गया। तो मेरा मानना है जैसा आदर्श वैसा चरित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा केवल ये अंत में ये कहना है जी कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है यह एक प्रकार का एक नाटक भी है समाजवादी पार्टी का, ताकि असली मुद्दे, वो अपराध, बाहुबलियों का आतंक, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, इन सब से ध्यान बटाया जा सके। पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक और विवेकशील है, वह मुद्दों को समझ कर। गौरव जी, मैं आज विधानसभा के सामने था लखनऊ के लोगों के साथ। ये फीडबैक मुझे भी मिला कि मुलायम सिंह यादव जो कुछ कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है, जिससे लोग ये 5 साल का अखिलेश यादव का शासन और उसकी खामियों को भूल जाएं। दूसरी बात जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही, उसका जवाब संक्षिप्त में दे दीजिएगा कि राम बनाने के चक्कर में औरंगजेब बना दिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव जी को। बिल्कुल, कुछ समय जरूर चाहूंगा। सबसे पहले विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने मेट्रो दी लखनऊ को 2.5 साल में। गुजरात में, अहमदाबाद में 13 साल के शासन में भी मेट्रो नहीं आ पाई। इन्होंने विकास दिया, शुद्धिकरण का विकास दिया। एक्सप्रेसवे आया आगरा से लखनऊ तक 310 किलोमीटर का, सबसे लंबा। किसानों ने कभी एक बार यह भी नहीं कहा कि उन्हें कोई पीड़ा हुई, उनको मुआवजा मिला। इन्होंने भी दिया विकास, सही बात है, लव जिहाद का दिया। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो मैं मध्य प्रदेश नहीं जाऊंगा जहां पे जनसंख्या तो 1/3 है, लेकिन रेप जो महिलाओं के साथ हैं वो 3 गुना होते हैं। अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम दिया, जो सबसे बड़ा पूरे भारत का कंट्रोल रूम है। 100 नंबर की हमारे पास जो है पेट्रोलिंग व्हीकल्स आए, इन्होंने भी दिया, ऐसा नहीं है इन्होंने नहीं दिया। घर वापसी, लव जिहाद, शुद्धिकरण का पूरा विकास इन्होंने 73 एमपी के साथ हमें दिया। इस पे मैं जो है कभी भी टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात करी इन्होंने। मुलायम सिंह यादव जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दम से पार्टी बनाई, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 4थी बार पूर्ण बहुमत की सरकार से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। एक संगठन की ताकत पे खड़े होके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना एक बात है, और कई करोड़ लोगों को अपनी शख्सियत और अपने व्यक्तित्व और अपनी विचारधारा से जोड़ना अलग बात है। ये शख्सियत है मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है। तीसरी बात, हाँ। आपका भी प्रश्न था कि ये ड्रामा तो नहीं हो रहा। तो मैं जितना जानता हूं समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने 60 साल राजनीति करी है और सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, और अखिलेश यादव जी को जितना जानता हूं, जनता से बढ़ के वहां कुछ भी नहीं है। जनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। और मैं आपको बताऊं कि जनता भी इससे परेशान है। वो चाहते हैं कि जो है मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी एकजुट हो जाए, क्योंकि जैसा विकास 4.5 साल में हुआ, ये पुनः अगले 5 साल भी हो। और जो वर्कर है वो भी यही चाहता है। हम लोग रोज दुआएं करते हैं कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और क्या भाजपा की मजाल है, क्या बसपा की मजाल है कि वो आधी सीटें भी पाए 2017। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, उसके बाद मैं जनता के पास जाऊंगा, इनके सवालों के जवाब आप देंगे। सर, चेहरा सिर्फ आप ही का नहीं है, बाकी सभी पार्टियों ने अपना अपना चेहरा दिखा दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे। आज तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि मोदी साहब के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या किल्लत क्या है? चेहरे की किल्लत है, कोई क्राइसिस है, या फिर इतने ज्यादा है कि आपको डर है कि मारकाट मच जाएगी? देखिए, आपने चेहरे की बात कही तो चेहरे देख लीजिए, कौन कौन से चेहरे हैं सामने। बसपा से शुरू करता हूं, मायावती जी 4 सीटर रह चुकी हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के। अभी आ रहा हूं उस पे, अभी उसी पे आ रहा हूं। वहां देखिए समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह जी भी 4 सीटर रह चुके हैं। अखिलेश जी का चेहरा, अरे चेहरा छोड़िए, अभी तो चिन्ह की लड़ाई हो रही है कि चिन्ह मेरा रहेगा कि तेरा रहेगा, और उसके लिए चुनाव आयोग में जाके वो कर रहे हैं। अब सुनिए, कांग्रेस में शीला जी का चेहरा ले आए, यानी राहुल जी का चेहरा चुक गया। 80 के दशक का नेता 80 के दशक का चेहरा ले आए। अच्छा, वो भी कौन? शीला जी भी 4 सीटेड, और राहुल गांधी जी वर्तमान में 50,000 रुपए के बॉन्ड पे, नेशनल हेराल्ड के केस में। आप
आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन चेहरों के पीछे की छुपी हुई हकीकत को नहीं देख रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके पास सिर्फ चेहरे हैं और हमारे पास चेहरा ही और नहीं मैं सुनिए, है। मैं ज्यादा पार्टियों की बात करी, भाजपा का मैं चेहरा ज्यादा नहीं डिटेल बताया। में नहीं जाके एक बात कहूंगा, इनकी हर बात का उत्तर नहीं दूंगा। इन्होंने एक बात अपने पहले सेंटेंस में क्या कहा, पिछले 2.5 साल में अखिलेश जी ने मेट्रो दी। 2.5 साल में ही क्यों दी? उससे पहले 2.5 साल तो आप गठबंधन में सहयोगी थे केंद्र में, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दी? 2.5 साल ये मानिए कि मेट्रो केंद्र से 2014 मिलकर ही से मिलता है। 2017 में दी। मेट्रो में नगर विकास मंत्रालय का भी उतना ही योगदान होता है। ईमानदारी से इस बात को स्वीकार अहमदाबाद करना में आप क्यों चाहिए। नहीं आई? अपने हर चेहरे शहर के की सवाल आवश्यकता को- होती है, आप जहां अपने चेहरे के आवश्यकता सवाल को होती टाल है, गए। अगर जहां इतना ही जहां सहयोग आवश्यकता होता नहीं है, होती वहां मेट्रो आप नहीं अपने होती। चेहरे के सवाल को टाल गए। देखिए, हमारे चेहरे पे मैं ये कहना चाहूंगा, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा और वह उत्तर प्रदेश को विकास के नए मार्ग पे ले तो जाहिर जाएगा। सी बात है साहब कि आपकी पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी का होगा। तो ये तो आपने इनकी स्वीकार कर पार्टी लिया का तो कि बनाएंगे जीतेगी। नहीं आप। चलिए मैं जनता के सवाल लेता हूं, अब यहां से शुरू करते हैं। जी साहब, सवाल कोई? सर मैं डॉक्टर ऋषि चौरसिया महोबा से। मैं सर दोनों लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप चुनाव के पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों की पार्टी में कभी भी पर्यावरण का कोई जिक्र नहीं होता सर, एनवायरनमेंट का कोई जिक्र नहीं होता, क्यों? ठीक है, पूछूंगा मैं। सर हेल्थ के बारे में काफ़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ भी फील्ड लेवल में कुछ भी वर्क नहीं होता है। सभी ऊपर से नीचे तक सिर्फ खाना ही खाना है। हेल्थ और पर्यावरण का सवाल है, आप जवाब दे दीजिए गौरव जी। मैं दोनों पे सवाल देता हूं और जवाब देता हूं आपका। पहले तो आपने हेल्थ की बात करी, तो 1090, 108 ये एम्बुलेंस सेवा जो है, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, आप देखिए आपको हर शहर में दिखेंगी कि कभी भी किसी पे मुसीबत आती है तो ये एम्बुलेंस वहां होती है। सरकारी अस्पताल एमबीबीएस की सीटें जो पिछले 5 वर्ष में बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में डबल हो गई, किसी भी प्रदेश में नहीं बढ़ी। यहाँ मेडिकल कॉलेज बने और हेल्थ जो है 21 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे इससे पहले, लेकिन पिछले 4.5 साल में जो हेल्थ पे कार्य हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। कुछ समय और लगेगा और इसीलिए आप लोगों से हमारी तो यही विनती है, गुजारिश है कि आप 5 साल और दीजिए। जैसे टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग इंपॉर्टेंट होती है और सेकंड उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, अखिलेश यादव जी को सेकंड इनिंग्स में भी आप बैटिंग का मौका दीजिए और फिर देखिएगा कि सचिन तेंदुलकर से कम नहीं होंगे। ठीक है, आपने पर्यावरण की बात करी, हाँ, उसका भी मैं उत्तर हाँ। दे दूं। पर्यावरण में आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, हर जगह पे ध्यान रखा गया। जो तालाब होते थे, जो वाटर बॉडीज होती थी, इन पे कब्जा होता था। जो पेड़ कटते थे वो इलीगल तरीके से कटते थे। आगरा की ही मैं बात करता हूं, आप जाइएगा, वहां ताजमहल है, ताजमहल का कॉरिडोर है, ताज ट्रेपीजियम, वहां पे देखिए कि किस तरह से जो है पेड़ लगाए गए, पूरा कॉरिडोर बनाया गया। और आपको तो जानकारी होगी, 5 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाने का अगर कीर्तिमान किसी ने बनाया तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया। तो ये सब दिखाता है कि पर्यावरण हो, लेकिन चाहे आंकड़े विकास बताते हो, हैं गौरव चाहे भाटिया हेल्थ जी, हो। फसलों का उत्पादन घटा है अखिलेश यादव की जब से नहीं, सरकार आई ऐसा है नहीं तब है। से। मैं आपको इसका भी उत्तर दे दूं। ओलावृष्टि हुई, हमने केंद्र से रुपया मांगा, महाराष्ट्र में तो 2000 करोड़ पहुंच गया, लेकिन यहां पे 5000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पास से किसानों को दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी सरकार के हाथ में नहीं होती। बारिश कितनी हुई है, आप बाकी डिमोनेटाइजेशन में कितना नुकसान हुआ है ये जानते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर नहीं है, सीड नहीं है, और 2500 रुपए में हाँ, कहते लेकिन हैं गौरव जी अपना हम घर अपने हर चलाओ, तो ये कार्यक्रम में सब बता रहे कि दिक्कतें हैं, हमने ये यूपी हमारी में पैदा सर्वे की हुई किया, थोड़ी ना है। नोटबंदी को लोग मुद्दा नहीं मानते। चलिए यहाँ से सवाल लेते हैं। मैं मनोज काका हूं, चंदौली से हूं। सर आप ही से सवाल है, नोटबंदी जो हुई है, जीडीपी के 3 मुख्य सोर्स हैं, एक एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और सर्विस टैक्स है। एग्रीकल्चर बैठ गया, किसान का धान कोई नहीं ले रहा। अब गांव ही का आदमी हूँ, गांव में जाइए, किसान का धान कोई नहीं ले रहा। इंडस्ट्री से लेबर चले गए, सर्विस ऐसे ही बंद हो गई, तो देश की जीडीपी सिर्फ भाषणों में आ जाती है। दूसरा सवाल आपसे और है, आप माननीय नेताजी के व्यक्तिगत चीजों पर भी चले गए। रामायण की बात बता रहा हूं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र तासु न पूज्यन्ते सर्वास फला क्रियाचना। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां कुछ नहीं रहता। और आपके सुप्रीम नेता ही अपनी, अब कहना नहीं चाहेंगे सब। निजी हमला मत कीजिए, आप बैठ जाइए। आपका पहला सवाल, निजी हमला मत करिए, कोई बात नहीं। नेताजी पर निजी हमला किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसका जवाब बहुत बार आता है। अनुराग जी एक बात बस कहूंगा निजी हमले पे, जब विचारधाराओं की लड़ाई है, जो समाजवादी कार्यकर्ता भी मानता है, तो हम लोग निजी हमले नहीं करते। हम लोग इसी से दर्शाएंगे कि चरित्र में फर्क क्या है। जी, उनको करने दीजिए निजी हमले, हमें निजी हमले नहीं करते। तो कमेंट किसने किए थे भाई?
उसको मत जाइए मैं उससे। आनंद कुमार वर्मा, यहीं लखनऊ से रहने भाई वाला इसका हूं। मुझे जवाब तो देने दीजिए। लड़कों से बलात्कार हो जाता है, किसका वक्तव्य था? गलती हो जाती है। आपने मैं बोला तो आपके बहुत- शीर्षक मैं एक मिनट, चलिए अनुराग जी, हो गया अनुराग जवाब जी। साहब। नोटबंदी पे मैं जवाब लूंगा, अनुराग जी, नोटबंदी पे जवाब एक लूंगा मिनट, सुधांशु जी। अनुराग जी सर मेरा इसी बात सर पे मेरा उत्तर सवाल देंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी से है। सर मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूं। मैंने देखा है सर, मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं, अखिलेश यादव जी की एक कुशल प्रशासक की छवि बनकर उभरी है। और सर हमें लगता है सर, कल्याण सिंह जो थे आपकी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, उनकी भी बड़ी जबरदस्त प्रशासक की छवि रही है। सर मैं चाहता हूं कि क्या कल्याण सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ सकती चुनाव? चलिए 2 सवाल हो गए सुधांशु जी, दोनों का जवाब दे दीजिए। एक नोटबंदी पर सवाल, मैं आता हूं नोटबंदी पर, और एक आपके चेहरे पर। देखिए, नोटबंदी पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यह जी, उस वायरल का सच हम दिखा चुके हैं एबीपी न्यूज पर, बोलिए। देखिए, नोटबंदी पे मैं कहना चाहूंगा ईमानदारी से, जनता को कष्ट हुआ है, परंतु यह कष्ट जितने समय के लिए था, इसका हमें पूर्वानुमान था। 8 नवंबर का प्रधानमंत्री का उद्बोधन याद करिए। उन्होंने कहा था ये कड़ा निर्णय ले रहे हैं, इसमें कष्ट होगा, परंतु यह भी यथार्थ है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो आप उसका जब इलाज करते हैं तो ऑपरेशन ही इलाज होता है, और उसमें चंद दिनों का कष्ट होता है, वही दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं। सवाल के जवाब में मैं मेहंदी हसन, हमारा सवाल सुधांशु जी से। ये बताइए कि लगभग 150 लोग नोटबंदी को लेकर मर चुके हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यही जिम्मेदारी लेकर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे? ठीक है, मैं पूछूंगा आपका सवाल। मैं ये कहना चाहूंगी, विभा शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपसे सुधांशु जी से ये पूछना चाहूंगी कि जो है, एक बार आप सरकार में आए राम मंदिर के नाम पे, और दूसरी बार सरकार में आए आप 15 लाख के नाम पे कि काला धन हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा, लेकिन इस ना तो आपने राम मंदिर बनाया और ना ही किसी को 15 लाख रुपए दिए, तो इस पे आप क्या जवाब देंगे? अनुराग जी, इसमें जोड़ना चाहता हूँ जी, मैं ये जोड़ दे, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जोड़ दीजिए। इसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, इस पे पूरा चुनाव लड़ा गया। युवाओं को 2 करोड़ लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, इस पे चुनाव लड़ा गया। और उसके साथ इन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई जो सेनानी है, एक का सर कटेगा तो 10 का काटेंगे। कौन सा चुनावी मुद्दा इन्होंने जो है अपना वादा पूरा किया? बल्कि इनके अध्यक्ष ने कहा कि वो तो चुनावी जुमले थे, वो तो चुनाव की बात थी, अब उससे कोई मतलब नहीं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है आम जनता की आंख में, ये बताइए। जवाब ले लीजिए। देखिए, जो राम मंदिर की बात कही गई और 15 लाख, दोनों का जवाब देता हूं। राम मंदिर के मुद्दे पे हमने कुछ नहीं किया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद बेंच की लखनऊ हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें यह साक्ष्यों के आधार पर माना है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का स्थान ही भगवान राम का जन्म, यह सर्वसम्मत निर्णय है। यह क्यों हुआ? 2003 में हमारी सरकार ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सकेवेशन कराया था, उसके आधार पर यह निर्णय हुआ। हम आज भी इस बात पे कायम है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि वहां राम मंदिर होना चाहिए। मगर मैं पूछता हूं, मुलायम सिंह यादव जी ने 93 में एलानिया कहा था कि वो चाहते हैं विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहते हुए, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। कायम है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। अब मैं अनुराग जी इस पे एक जवाब दे दूं। अनुराग जी, ये इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त सा जवाब। नहीं संक्षिप्त, बोलिए। सबसे पहले अब आइए, अनुराग जी 1 मिनट पहले, इसका ये गलत है तथ्यों पे, आता हूं भैया, इसलिए जरूरी है। सबसे पहले जो फैसला उच्च न्यायालय का आया, वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और स्टेटस को हो गया ऑर्डर, तो वो फैसला आप उस पर जो है निर्बंध नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी कोई सर्वोच्च न्यायालय में फैसला लंबित होता है तो आपका मामला सब जुडिस होता है, उस पर बोलना गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में क्यों इनके लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ रोज उससे कमेंट करते हैं। आप इंतजार नहीं कर सकते कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा? जहां तक राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानेंगे, लेकिन इनके बाकी लीडर जो है वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। मैंने मुझे एक क्लैरिफिकेशन देना होगा, भाई आप वकील हैं? बिल्कुल हूँ, आप नहीं है। सुनिए, आप नहीं और मैं हूँ, वही आप बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अरे सर्वोच्च न्यायालय में ही हूँ मैं। अरे भैया मुझे बोलने दीजिए ना।
सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मत माना है कि वह जन्म स्थान है। 2/3 और 1/3 आप बिल्कुल अरे भाई सुनिए, बोलने दीजिए, मामला ये गलत है भाई। सुधांशु जी का जवाब ले लीजिए। आप पूरी बात भाटिया बोल जी, लीजिए। सुधांशु जी का जवाब ले केवल लीजिए। इस बात क्यों जवाब लंबित ले है कि लीजिए। 2/3 1/3 का मालिकाना हक को है आज जन्म स्थान पे मालिकाना हक का बात है। स्टेटस को है इलाहाबाद स्टेटस को ठीक है। 2/3 1/3 पे ठीक है, जी ठीक नहीं। है, इधर से तीनों सवाल ले का रहा हूँ। सर्वसम्मत निर्णय। सुधांशु जी सवाल ले लेते मैं हैं। आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ खड़े आपके होकर। पास जो है बहुत सेंट्रल से जो एडवोकेट है पार्टी में, आप sanctorum is देखिएगा। the Sri Ram Janmabhoomi. It is a unanimous decision. The only matter sub judice in Supreme Court is 2/3 or 1/3. ठीक है, देखिए, सवाल ले एक लीजिए। तिहाई, सवाल 2/3 मालिकाना सवाल हक सर की सवाल बात आ रहा है। 16 साल आपको गौरव कम जी, वकील हो गए या फैक्ट गौरव जी बोल आपके लिए रहे हैं। सवाल आ रहा है। नहीं, गौरव जी भगवान, सवाल आ मैं रहा सुन है। रहा हूं। ऐसे फिर आप आपस में लड़ते रह जाएंगे। भगवान राम के नाम को जब आप इस तरह से बेचते हैं वो गलत है। हाँ। भगवान बेचते राम तो आप हैं। हमारे आस्था ठीक की है, बात ठीक है। है। अब लड़िए अरे मत, लड़िए भगवान मत। राम ठीक को है, सही बात। 20 सालों से जो सवाल, नहीं बनाया सवाल। आपने मंदिर, चलिए, सवाल, उत्तर सवाल। प्रदेश में आपकी सरकार फिर थी, मैं सबके पास नहीं केंद्र जा में पाऊंगा आपकी नहीं तो। सरकार थी, आप सो रहे थे तब। अब अरे आपको याद आ भाई, गई चुनाव देखिए से कहा पहले। गया था कि हम लोग मर्यादा सवाल रखेंगे। सवाल सुन लीजिए सर। अरे भाई बेचना ये होता है कि सुनिए एक सवाल। मिनट मैं बोलना चाहूंगा। नहीं, सर। बेचना ये होता है कि 1 महीने के अंदर ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी कहते ठीक है, वो छोड़ कि दीजिए, मुलायम 40 सिंह ने क्या सेवक किया, क्या नहीं होते किया, तो छोड़ कम नहीं था। दीजिए। और अखिलेश कहते छोड़ तीन दीजिए, बार आप बनाएंगे। अपने लिए ये जिम्मेदार होती है रहिए। राजनीति। ठीक बात है, ठीक बात। 1 महीने के चलिए, सवाल सवाल। गौरव जी एक सवाल है आपसे। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों इतनी खराब होती है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल है गौरव जी। बिल्कुल, आप कुछ पूछेंगी? मैं जवाब देता मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि अगर इनकी सरकार आती है तो ये मंदिर कब तक बनवाएंगे? सर फंसा दिया इन्होंने आपको। मंदिर कब तक बनाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। मैं एक छोटा एक लाइन का जवाब दे दीजिए। आपके लिए सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्यों आती है जब मुलायम सिंह की सरकार आती है समाजवादी पार्टी अब की? मैं जवाब देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं तो एक पूरी मिनट। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अध्ययन करने के बाद 2015 और 2014 की एनसीआरबी रिपोर्ट्स उठा लीजिए। और ये गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि यहां पे जो क्राइम रेट है जनसंख्या के आधार पे वो गुजरात से बेहतर है, महाराष्ट्र से बेहतर है, छत्तीसगढ़ ठीक है। और सुधांशु जी मंदिर कब बनाएंगे? दूसरा सवाल आया था। बात, एक मिनट। हाँ। और सुधार क्या किए हैं? अगर कोई संगीन अपराध होता है तो वो ये छोड़ बहुत दीजिएगा, वो दर्दनाक अखबार में होता है। छपवा दीजिएगा, पढ़ लेंगे लोग। हाँ, मेरे तो पास इतना इसीलिए समय नहीं हम है। लोगों ने तो हाँ। सुधार किए। इनके यहाँ तो अपराध होता है हाँ। तो कोई पूछता तक नहीं है। एक मिनट, हमारे एक तो मिनट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अब मैं खुद जवाब उसका दे दूं? संज्ञान नहीं सर, लेके इनकी बात का कार्रवाई नहीं जवाब करते हैं। दीजिए। उन्होंने नहीं, पूछा law था and मंदिर order- कब बनाएंगे वो बता वही दीजिए। बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का भी ऐसे जवाब मंदिर देता बन हूँ गया और तो फिर मंदिर आप का किस भी। मुद्दे को लेकर जाएंगे देखिए मैदान में? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आंकड़े पे तो लोग बोलते रहेंगे, मैं सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूँ। आंकड़े पे आप बताइए, मैं अरे गलत भैया, कह रहा हूँ मुझे क्या? बोलने तो दीजिए लॉ भाई, एंड ऑर्डर आपसे उनका मैं प्रॉब्लम है अपेक्षा सर। करूंगा। नहीं, सुधांशु मैं जी, गलत कह रहा सुधांशु हूँ। जी, अरे भाई छत्तीसगढ़, सुधांशु जी, मध्य प्रदेश, सुधांशु जी, लॉ गुजरात, एंड ऑर्डर उनका महाराष्ट्र प्रॉब्लम है। में आप मंदिर मुद्दे पर अरे जवाब भाई नहीं दोनों दीजिए। का जवाब दूंगा, ये कैसे नहीं, बोल के दोनों चले का जाएंगे? आप समय मुझे कम है, जवाब सर। नहीं देने देंगे। देखिए, मैं मैं पीछे तो जा ही फैक्ट नहीं सामने पाया रखना हूँ चाहता हूँ अनुराग जी। ना ये बात गलत है। अच्छा, एक लाइन में- मुझे आप इंटरप्रेट करेंगे और बोलने नहीं देंगे। केवल ये है क्या मैंने जो तथ्य रखे क्या अरे भाई मेरा NCRB बात डेटा तो ये पूरा होने सुनिए, दीजिए। सुनिए। गौरव जी ये तरीका ठीक नहीं है, सुधांशु आप जी, सीनियर व्यक्ति सुधांशु हैं। जी, 30 जब सेकंड आप के बोल दोनों रहे तो जवाब। मैंने हस्तक्षेप बोलिए किया, आप। नहीं किया तो बात ठीक सुनिए। है, बोलिए, हम बोलिए। सुनिए, हाँ, बोलिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 26 साल में सेना बुलाने का मौका 3 बार आया। ठीक है। नवंबर 1990, सितंबर 1994 और अक्टूबर 2013, तीनों बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ठीक है। बस ये तथ्य अपने आप में भाजपा के- पर्याप्त है भाजपा कि के उत्तर प्रदेश में लीडर ये कर स्थिति रहे सपा थे। की सरकार मंदिर में ही कब क्यों बनाएंगे? आती? मंदिर कब बनाएंगे? मंदिर सवाल क्या आया है? था। हाँ। देखिए मंदिर का विषय हमारे सुप्रीम कोर्ट एक में मिनट। यह विषय हाँ। के ऊपर हियरिंग शुरू होने वाली है और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट होने का हम प्रयास करेंगे। ठीक सुनिए है, सुनिए ठीक सुनिए है, भाई, मैडम, हो गया अरे भाई आपका। बात तो हाँ, सुनिए। ठीक है, हाँ। हम ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि वहां मंदिर बने। इनसे पूछिए इनकी इच्छा क्या है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे ठीक, वहाँ क्या ठीक, बनना चाहिए। ठीक, कब की तो ठीक। बात हम छोड़िए। बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? बोलिए बोलिए। अनुराग जी मेरा सवाल सुधांशु जी से ये है कि ये लाशों के ढेर पे बैठी हुई सरकार जिसका जो सांप्रदायिकता के आग को भड़का के केंद्र तक पहुंचे हैं, इनसे ही मेरा सवाल है। इनका वजूद ही सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल है इन्होंने नोटबंदी में कितने लोग मार के, हमारी बहन ने पूछा भी क्वेश्चन, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। अभी कल न्यूज चल रही थी उड़ीसा में एक महिला ने अपना नवजात बच्चा बेच दिया 2000 रुपए में। सुधांशु जी के कहने से थोड़ी बेचा होगा। अब आप यूपी की समस्या की बात कीजिए। आप नहीं, आप जब किसी पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो फिर मेरे को दुख है उस घटना का, मुझे खेद है उस, लेकिन मुद्दे पर रहिए सर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे फिर। जब एम्बुलेंस नहीं आई और महिला ने वहीं पर बच्चा सुधांशु करना जी, पड़ा, 108 वाली एम्बुलेंस आई नहीं। एक मिनट,
हमारे दो क्वेश्चन हैं, उसको आप सुन लें। आप बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के यूपी में लड़ने जा रहे हैं, ये इसी तरह है बिना दुल्हा के बारात और बिना सेनापति के सेना लड़ने जा रही। पहला सवाल। दूसरा, नोटबंदी आपने कहा कि इससे आम जनता को दुख हुआ, मीडिया ने रिपोर्ट दिखाया गरीब ही लाइन में दिखे, अमीर आदमी कहीं लाइन में नहीं दिखा। इसका कारण क्या था, मैं आपको बताता हूं। ये एक तो आपने प्री मैच्योर बिना तैयारी के नोटबंदी लागू कर दिया। एक अमीर आदमी के पास 10-10 एटीएम कार्ड होते हैं, उसके 10 अकाउंट होते हैं, उसके नौकर के पास भी अकाउंट होते हैं। वो तो एक, चलिए अकाउंट 100 हो उससे क्या फर्क पड़ता है? बात सुन ले, 10 भाई प्रश्न पूछिए ना। नहीं चलेगा, लेकिन एक गरीब आदमी 1000 रुपए के लिए लाइन में लगा रहता है। ठीक। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पुराना मामला हो गया भैया, बहुत डिबेट हो चुकी है उस पर। मैं असीम कुमार पांडे, विश्व ब्राह्मण महासंघ का संयोजक हूँ, विश्व ब्राह्मण महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप अभी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही मामले में तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नत में आरक्षण खत्म होनी चाहिए, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जब वहां पे नियम ला करके और संविधान में संशोधन करके पुनः जो है प्रोन्नत में आरक्षण को लागू कर दिया जाता है। आज आरक्षण के कारण देश की प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं और आरक्षण के लिए कोई वो नहीं है, बाकी वही सड़क, वही बिजली, वही पानी, वही समस्याएं, वही भ्रष्टाचार, उसी पे हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार देश की प्रतिभाओं को जात के आधार पे कब तक बांटा जाएगा, ये बताइए। ठीक है, मोहसिन साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मोहसिन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जाने माने क्रिकेटर आप रहे हैं, यहाँ किस तरीके की आप गेंदबाजी करना चाहेंगे या बल्लेबाजी? तो नेता भी है। मेरा सवाल पुराने जमाने में बहुत मेरा सवाल हमारे गौरव भाई से है, जाहिर सी बात, और हमारे मित्र भी हैं वो, और लेकिन चूंकि पार्टी दोनों की अलग है। मेरा सवाल ये है कि जब आप सरकार में आने वाले थे, 12 में चुनाव लड़ रहे थे, मैनिफेस्टो था आपका, आपने मुसलमानों से बड़ा वादा किया था कि 18% रिजर्वेशन देंगे, उन्हीं के वोट पर आपकी सरकार बनती है, मानिए या ना मानिए। आपने क्या उनको दिया? नौजवानों से आपने कहा था कि हम आपको नौकरियां देंगे, तो नौजवानों को किए गए वादे और मुसलमानों से किए गए वादे, उनका क्या हुआ? आज तक क्या पूरे कर पाए? आप किस मुंह से सरकार को अब लेकर आएंगे और किस मुंह से मुख्यमंत्री जी हमसे बात करेंगे या मुसलमानों से बात करेंगे? चलिए, इस बारे में मेरे को लगता है गौरव जी को बोलने की जरूरत नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं एक मिनट मैं पीछे चला जाऊँ, थोड़ा सा पीछे, एक मिनट। मेरा नाम सत्येंद्र यादव है और लोग मुझे हीरो भैया के नाम से जानते हैं। मैं जन समस्या, हीरो भैया सवाल पूछिए। जी, मैं जन समस्याएं मेला लगाता हूं। मेरा एक ये सवाल है कि बीजेपी का जिस तरह से पूरा बहुत बड़े स्तर पर, चूंकि प्रधानमंत्री आपके हैं, तो खूब बहुत सारा हो हल्ला चल रहा है, लोग भी बहुत लाए जा रहे हैं। कैसे लाए जा रहे हैं ये तो नहीं पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इस बार जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था उसमें वो कॉन्फिडेंस। सवाल आपसे हमारा ये है सुधांशु जी से कि मंच पर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी का मिश्रा जी जो है हाथ ऐसा पकड़ के झंझोड़ देते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आया। अभी तक मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अध्यक्ष खाली दलितों को प्रभावित करने के लिए बना दिया है, जबकि कहीं छुआछूत का मानसिकता से कहीं आप ग्रसित हैं, या इसका सही रीजन मैं नहीं जान पा रहा हूँ। कृपया उत्तर दें अभी। चलिए, इसका उत्तर मैं लूंगा। सुधांशु जी दे दीजिएगा। ये सवाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। जी, ओके। हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रैन बसेरा का जो अभी नया मुद्दा हुआ था, गौरव जी, थोड़ा मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगी कि जब हम लोग वहाँ पे रात में पहुँचे, नेक्स्ट डे, ये मैं कल रात की मैं आपको बात बताती हूँ, तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या एम्बुलेंस की बात पे मैं आती हूँ, 108 एंड अदर उस पे। जी, सवाल मेरा ये है कि जब वो डेड बॉडीज वहाँ पे डिक्लेयर हो गई थी कि ये इतनी डेड बॉडीज मर गई, वो हैं यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनके घर वाले रो रहे थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। मजदूर वर्ग है ये, जो डेली कमाता है और डेली खाता है। तो उन्होंने बोला, डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट गई उनके पास, उन्होंने बोला कि हमारे ये डेड बॉडी कैसे हम लोगों के घर तक जाएंगी। ठीक है, इनका सवाल है कि इतनी लापरवाही क्यों होती है, इतनी अमानवीयता क्यों होती है? वो अहम बात बोल रही थी, मैं समझता हूँ, उसको आप सवाल पूरा हो जाने दीजिए। नहीं, सवाल उनका हो गया। लापरवाही पर ही उनका सवाल है, लापरवाही पर भी उनका सवाल है। जी 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 जी, अब बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, तीन चार जो है सवाल आए थे और मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। शुरुआत मैं करूंगा जो अभी महिला ने प्रश्न पूछा।
जो प्रदेश सरकार है उसकी पूरी कोशिश रहती है कि हर जगह वो मरहम लगा सके, लेकिन अगर कोई भी जरूरत रहती है, मैं समझता हूँ सोल्यूशन भी होना चाहिए। आप इस कार्यक्रम के बाद जो है मुझे बताइएगा डिटेल्स क्या है, और मैं खुद पैरवी करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इंसाफ भी मिलेगा और जो मदद की जरूरत है वो भी मिलेगी, क्योंकि इसको निपटाना जरूरी है। अगर कोई दर्द में है तो उसके साथ हम खड़े हो सके, ये सबसे बड़ी बात है। कोई कमी रही है तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है सुधांशु जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल आए थे। एक सवाल ये भी है कि आज राहुल गांधी बहुत इम्प्रोवाइज करते हुए भाषण देते हुए नजर आए और मोदी साहब पर कई हमले उन्होंने बोले, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी के संदर्भ में मुझे सिर्फ ये कहना है जी कि वैसे तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता कितनी गंभीरता से किसको लेती है ये सबको पता है। जो अभी कह रहे थे ना कि ये बोलूंगा तो जमीन हिल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, और सत्र समाप्त होते ही देश की जमीन छोड़ के दूसरी विदेश की जमीन पर जाके छुट्टी मनाने लगे। अब आपको लगता है कि उनकी बात का जवाब देने की आवश्यकता है? वो भी उत्तर प्रदेश की जनता को जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक मानी जाती है। जी चलिए, सवाल बहुत सारे हैं, कुछ के जवाब नेता देना नहीं चाहते, कुछ के जवाब उन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है समय समय पर ये सवाल उठते रहे और इसके जवाब भी लोग देते रहे हैं, लेकिन लखनऊ में मेरा समय खत्म हुआ। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, लखनऊ की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल पर चुनावी दंगल में लखनऊ से आज इतना ही। कल मुलाकात होगी रात 8 बजे लाइव बरेली से, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।